मोंटेनेग्रो नामक देश की पहाड़ी तहों से होकर मेरी यात्रा अभी जारी है। डिनारिक आल्प्स के भागवाला पहाड़ हेरपिन मोड़ों से होकर यह इस देश की राजधानी पोर्टगोरिका की तरफ की यात्रा है। सुनसान भूप्रदेश, बीच में विरले कुछ गांव हैं, चारों ओर चूने की चट्टानों वाले पहाड़। मेरे मित्र लकी मेरी आवश्यकतानुसार गाड़ी चला रहा है। यहाँ के कुछ पहाड़ी ढलानों पर जैतून और अंगूर के बागान हैं। यहाँ दाईं तरफ नीचे बुकोविक नामक एक गांव है। वह अंगूर के बागानों वाला गांव है, पर्यटन का एक केंद्र। अनेक होमस्टेज हैं वहाँ। ऐसे दिखने में सुनसान प्रदेश लगता है तो भी प्राचीन काल से ही विभिन्न आदिवासी समूहों के रहने की जगह है। कहा जाता है कि मोंटेनेग्रो में 22 आदिवासी समूह निवास करते हैं। उनमें से 9 तो इसी पहाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं। विशेष प्रकार की जीवन शैली और परंपरा को अपनाने वाले आदिवासी समूह हैं वो सारे। उनके कुछ गांवों में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। वो लोग बाहर से आने वालों के स्वागत भी नहीं करते हैं। अभी यहाँ इस पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे आदिवासी समूह मोंटेनेग्रो में आदिम जमाने में व्यापक स्तर पर रहे इल्लीरियंस के वंशज ही हैं। वो गडरिये वंश के लोग हैं। भटकते हुए जिंदगी जीते रहे उन लोगों ने बाद में इन प्रदेशों में इधर उधर स्थायी स्तर पर रहना आरंभ कर दिए थे। आदिवासी समूहों के एक दूसरे से भिड़ना 19वीं शताब्दी तक एक चर्या बनी हुई थी। गडरियों के रूप में वन में भटकते रहने के दौरान उत्पन्न हुई स्पर्धा से ही ऐसा होता था। 18वीं शताब्दी में प्रत्येक आदिवासी समूह एक शक्तिशाली नेता के अधीन होता था। ओटोमन, ऑस्ट्रियन आदि के आक्रमण के दौरान अन्य प्रदेशों के आदिवासी समूह भी एकजुट होकर उन लोगों के विरुद्ध युद्ध करते थे। लेकिन इतिहास कहता है कि उस जमाने में भी इन पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी समूह एक दूसरे से भिड़ने में व्यस्त रहते थे। सामने की तरफ सुतरमान पहाड़ी श्रृंखलाएं नजर आ रही हैं। उनके किनारों पर छोटे गांव स्थित हैं। वीरपाजार नामक क्षेत्र की ओर कार पहुंच रही है। सामने वीरपाजार जंक्शन है। कार यहाँ पर एक हाईवे में प्रवेश कर रही है। यह बार पोर्टगोरिका हाईवे है। यह हाईवे अब तक पार हुई सड़कों की तरह नहीं है, उनसे थोड़ा अधिक विकसित है। मालूम पड़ गया है कि बहुत अधिक यातायात वाली सड़क है, गाड़ियों की लंबी कतार। यह यहाँ का एक वाणिज्यिक मार्ग है। यह राजधानी शहर और देश के प्रमुख बंदरगाह शहर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। उसके समानांतर में दाईं तरफ से रेल मार्ग भी जा रहा है। मैं पिछले दिन इसी रेल मार्ग से होकर बार शहर गया था। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से पुल और सुरंग के निर्माण करने पर सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों में उनकी एक समान उपयोग होने के लिए ही दोनों के निर्माण समानांतर में करते हैं। यहाँ पर एक लेवल क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं। यह वीरपाजार प्रदेश ही है। वीरपाजार एक झील के किनारे पर स्थित बस्ती है। झील के किनारे पर पर्यटन के माध्यम से विकसित हुआ एक छोटा शहर। यहाँ का मुख्य पर्यटक आकर्षण स्कादर झील है। कार रोककर हम लोग वहाँ उतरे। अनेकों गाड़ियाँ, अनेकों पर्यटक, पूरी तरह से एक सजीव प्रदेश। यहाँ की मुख्य गतिविधि स्कादर झील से की जाने वाली बोटिंग है। अनेकों होटल्स, रेस्तराएं, हस्तशिल्प की दुकानें आदि सब हैं यहाँ। स्कादर झील एक नदी समान रूपीकृत होकर किनारे की ओर फैली हुई है। छोटी बड़ी विभिन्न आकार की बोट यहाँ कतार में पड़ी हुई हैं। बोट की सवारी कराने वाले विभिन्न केंद्र किनारे पर स्थित हैं। मैं नदी के आर पार बने एक पुल से होकर अभी पैदल चल रहा हूँ। बाहर शहर की ओर की पुरानी सड़क के भाग वाला पुल, नदी के किनारे पर 18वीं शताब्दी में निर्मित दीवार, वहीं से बोट पर चढ़े जाते हैं।
प्राचीन भाव वाली अनेकों इमारतें अभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में तब्दील हो चुके हैं। नदी किनारे पर दलदल भरे हुए हैं। स्कादर लेक नेशनल पार्क नामक एक विशाल उद्यान का भाग देखने में जिज्ञासा पैदा करने वाली नावों में पर्यटक जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल है। किनारे पर अनेकों संस्थाएं। इस प्रदेश में होने वाली एकमात्र गतिविधि पर्यटन है। 13वीं शताब्दी से ही इस नदी के किनारे पर आबादी हुआ करती थी। फिर भी 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के बाद ही यह एक शहर के रूप में विकसित होने लगा था। प्राचीन काल से इस किनारे पर एक बाजार कार्यरत था। दाईं तरफ यह यहाँ का एक होटल नजर आ रहा है। वह बीर बाजार होटल है। उसके आगे मैदान की तरफ फैला हुआ दलदल। स्कादर दक्षिण यूरोप की सबसे बड़ी झील है। वो मोंटेनेग्रो और अल्बानिया में फैली हुई है। झील का क्षेत्रफल 370 से लेकर 530 तक वर्ग किलोमीटर है। उस झील से निकली हुई नदी क्रिमनिका नाम से जानी जाती है। अभी एक बड़े प्रदेश का पर्यटन स्कादर झील और उससे उद्भवित और उससे संगम करने वाली नदियों पर केंद्रित है। झील और नदियों के किनारे बहुत सुंदर समतल प्रदेश है। वह एक बड़ा खेतीगर प्रदेश भी है। देखिए कि कितनी सारी बोट इस एक प्रदेश में फैली पड़ी हैं। बड़ी पाठ्य बोट तक उनमें शामिल है। ये बोट की सवारी के लिए अपने टर्न के इंतजार में खड़े हैं। लकी ने मेरे लिए नदी से होकर एक बोट यात्रा की व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। कम से कम 20 लोग होंगे तो ही बोट रवाना होगी। बड़ी निराशा के साथ लकी घूम रहा है। एक बंदे ने अपनी कार में कृषि भूमि से लाए फलों को बेचने के लिए सजा कर रखा है। कोई खास बिक्री नहीं हो रही है। यह बार नगरपालिका के अंतर्गत आने वाला प्रदेश है। बार का मुख्य पर्यटन केंद्र भी यही है। यहाँ पर स्थित पेलिकन होटल से लकी ने मेरा परिचय कराया। उनको जिद है कि मैं उनके साथ उस होटल में जाऊं। हम लोगों ने उसमें प्रवेश किया। वह 160 के दशक में आरंभित होटल है। एक पारंपरिक होटल। उसके अंदर के भाग को एक पुरातत्व संग्रहालय की तरह सजा रखा है। ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र, दस्तावेज, पुराने प्रकार की टोपियां, पुराने रेडियो, यहाँ आए प्रमुख व्यक्तियों की फोटो आदि, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ एक विशेष प्रकार का सूप मिलता है, फिश सूप। मेरे लिए लकी ने उसका ऑर्डर दिया। स्कादर झील से पकड़े जाने वाली मछलियों से बनाए जाने वाला सूप है। लकी का कहना है कि यदि वह मुझे पसंद नहीं आया तो उसका दाम वह दे देगा। वहां का माहौल मुझे पसंद आया। इस छोटे शहर में परंपरा के आधार पर तैयार की गई रेस्तरां। एक बंदे ने हमारे लिए पानी लाकर रखा। मैं सूप के लाने के इंतजार में बैठा हूं। शाम के 4 बजे से ऊपर का समय हो गया है तो भी यहाँ काफी पर्यटक उपस्थित हैं। एक रेस्तरां से संबंधित कही जाए तो 4 बजे का समय अच्छा नहीं होता है। इसके बावजूद यहाँ इतने अधिक लोग मौजूद हैं। मेरी ऑर्डर की हुई सामग्री आ गई। यह है सूप, मछली सूप है। ब्रेड भी लाकर रखा गया। अपनी ज़िंदगी में मैंने इतनी अच्छी सूप आज तक नहीं पी है। इस होटल की और लोगों को आकर्षित करने का मुख्य कारण यही सूप है। हम लोगों ने आराम से बैठकर स्वादिष्ट भोजन किया। फिर से लकी की कार में सवार हुए। पोर्ट गोरी का लक्ष्य करके हमारी यात्रा जारी है। रेल मार्ग क्रॉस करके पोर्ट गोरी का बार हाईवे में प्रवेश किए। इस दिशा में अब 30 किलोमीटर जाने पर पोर्ट गोरिका पहुंच जाएंगे। पीछे की ओर 25 किलोमीटर जाने पर बार शहर पहुंचे जा सकते हैं। बार पहुंचने के लिए एक पर्वत चढ़कर उतरना पड़ता है।
अब पोर्ट गोरिका पहुंचने तक रास्ते की एक तरफ रेल मार्ग भी होगा। कह सकते हैं कि वास्तव में यह रेल मार्ग एक समतल प्रदेश पर बना हुआ है। समुद्र तल से मात्र 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित समतल प्रदेश। कुछ पहाड़ दिख रहे हैं तो भी अधिकांश प्रदेश समतल ही हैं। स्कादर झील दाईं तरफ है। उसके किनारे से होकर ही हम लोग जा रहे हैं। ये सारे प्रदेश वीरपजार के ही भाग हैं। वीरपजार बार नगर पालिका का एक गांव मात्र है। इस गांव की कुल जनसंख्या मात्र 330 है। आरंभ काल से ही ये सारी जगह झील पर आश्रित रहने वालों के हुआ करते थे। झील से मछली पकड़ना ही उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया था। यह है स्कादर लेक। यह उसका एक छोटा भाग मात्र है। बार और पोर्ट गोरिका को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण 1970 के दशक में पूरा हुआ था। उस काल के दौरान इस मार्ग का निर्माण बहुत ही कठिन हुआ करता था। इसे मोंटेनेग्रिन सड़क श्रृंखला की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। एक अन्य हाईवे का काम अभी चल रहा है। फिर से झील के किनारे पहुंच गए हैं। एक बहुत ही संरक्षित जलाशय है। स्कादर बाल्कन उपद्वीप की ही सबसे बड़ी झील है। इस प्रदेश को क्रुसेविका कहते हैं। मैंने लकी से वहां गाड़ी रोकने के लिए कहा। पर्यटकों के लिए बोटिंग से लेकर झील की मछली के व्यंजन तक मिलने वाली रेस्तराओं वाला एक प्रदेश। अल्बेनियन शहर स्कोदर से ही इसका नाम स्कादर झील पड़ा है। इस नज़ारे से यह साफ होता है कि झील बहुत ही विस्तृत है। भौगोलिक रूप से यह कार्स्ट झील है। किसी जमाने में चूने के पर्वत के टूटने से रूपीकृत झील। 1960 के दशक में ही इस झील के किनारे पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित हो चुके थे। लेकिन उस काल की गतिविधियां बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं थी। अनियंत्रित अतिक्रमण से झील के अस्तित्व के लिए खतरा बनने की नौबत आई तो यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान रूपीकृत हुआ था। 1983 में झील के मोंटेनेग्रिन भाग और उसके नज़दीक के प्रदेशों को एक राष्ट्रीय उद्यान होने का ऐलान कर दिया गया। अल्बेनिया ने अपनी सीमा के अंदर के भाग की झील और नज़दीक के प्रदेशों को एक प्राकृतिक रिजर्व प्रबंधन में बदल दिए। स्कादर झील के किनारे के सारे शहर 16वीं शताब्दी से ही सांस्कृतिक केंद्र हुआ करते थे। मोंटेनेग्रिन भूभाग पर शासन करने वाले सभी राजाओं ने इस झील को बहुत अधिक महत्व दिए थे। स्कादर झील को 2 भागों में विभाजित करने वाले पुल से होकर हमने यात्रा जारी रखी। झील के एक द्वीप में 19वीं शताब्दी में निर्मित एक किला है। लक्की का कहना है कि लेसेंट्रो फोर्ट्रेस नामक उस किले को यात्रा के बीच में देख सकते हैं। पुल पार करते ही एक पगडंडी नुमा रास्ता शुरू होता है। वह एक लंबी पगडंडी नुमा रास्ता है। वह रास्ता सीधा जाकर लेसेंट्रो फोर्ट्रेस वाले द्वीप पर समाप्त होता है। ये सब उसके भाग हैं। मोंटेनेग्रो के राजा रहे पीटर द्वितीय ने 1832 में लेसेंट्रो किले का निर्माण किया था। झील से होकर किए जाने वाले वाणिज्य और मछली पकड़ने के काम को नियंत्रित करना ही निर्माण के बाद के काल में किले की जिम्मेदारी होती थी। उस छोटे रास्ते के खत्म होते ही व्रानिना नामक प्रदेश पहुंचे जाते हैं। व्रानिना में एक नज़ारा है कहकर लकी कार पार्क करने के लिए ले जा रहा है। यहाँ चट्टानों का एक टीला है। उसके नीचे वाइन शॉप का बोर्ड लगा हुआ एक गोल दरवाज़ा। एक गुफा को वाइन की एक खूबसूरत दुकान और तहखाना बना रखा है। ये दिखाने के लिए लकी मुझे यहाँ लेकर आया है। एक छोटी गुफा। यह साधारणतः पर्यटकों के आने की एक जगह ही है। उसमें वाइन की दुकान और तहखाना तैयार कर रखे हैं। वो प्लांटासे नामक वाइनरी कंपनी की दुकान है। प्लांटासे मोंटेनेग्रो की सबसे बड़ी वाइन निर्माण कंपनी है। 50 वर्ष पहले स्थापित कंपनी।
मोंटेनेग्रो की पहाड़ी इलाकों में इस कंपनी के नाम हजारों एकड़ अंगूर के बागान हैं। बात करने के लिए लक्की को यहाँ भी 2 लोग मिल गए हैं। वाइन की दुकान से हम लोग बाहर निकले। लक्की इस बात से निराश नहीं है कि मैं यहाँ कहीं से भी कुछ भी खरीद नहीं रहा हूँ। उन्होंने पहले से ही बता रखा था कि कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन शताब्दियों पहले से ही एक आबादी वाला प्रदेश हुआ करता था। यहाँ मछुआरों का एक गांव है, वो ठीक सामने दिख रहा है। वह गांव कोई खास संपन्न नहीं दिख रहा है। वह स्कादर झील से मछली पकड़कर जीवन यापन करने वालों के गांव है। पता चल गया है कि यहाँ भी मछुआरों के गांव की अवस्था गरीबी ही है। यहाँ एक मछली बाजार भी है। रास्ते के किनारे पर ताज़ी मछली बेचने के लिए बैठी मछुआरा स्त्री। यहाँ मछली काटकर साफ करके भी दिए जाते हैं। स्कादर झील की मछली है। प्रादेशिक निवासी यहाँ आकर मछली खरीद रहे हैं। उसके पीछे छूटते ही दलदल शुरू हो गए हैं। उसे स्कादर झील का डेल्टा कह सकते हैं। वो बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। उसका एक कारण यह है कि झील में खारा पानी नहीं है। पहाड़ों से अनेकों नदियाँ और झरने इन दलदलों से बहकर झील में जाकर मिलते हैं। बाईं तरफ से मोराचा नामक नदी बह रही है। मोंटेनेग्रो की यात्रा के दौरान अब तक मैंने समतल प्रदेश नहीं देखा था। वो मोराचा नदी दिख रही है। उसके आर पार का पुल पार हुआ। पोर्टगोरिका मोराचा नदी के तटवर्ती शहर है। बाईं तरफ एक छोटा रेलवे स्टेशन है। वह स्वेटा स्टेशन है। बेलग्रेड बार रेलवे में इस प्रकार के अनेकों छोटे स्टेशन मैंने देखे थे। एक ट्रेन जा रही है। लोकल ट्रेन है। इस प्रदेश को ज़ेटा वैली कहते हैं। यह ज़ेटा वादी में स्थित बिस्ट्रिस गांव है। स्कादर झील के किनारे से पोर्टगोरिका तक व्याप्त एक समतल प्रदेश है। बहुत अधिक कृषि और जैव विविधता वाला प्रदेश। ज़ेटा वैली में अनेकों छोटे शहर स्थित हैं। उनमें से एक बिस्ट्रिस है। वहाँ की आबादी 400 से कम है। पोर्टगोरिका से 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित एक प्रदेश। मोंटेनेग्रो का सबसे विस्तृत समतल ज़ेटा ही है। भूमध्य जलवायु वाले इस समतल प्रदेश में हरी सब्जी और फल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। मोंटेनेग्रो में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहर भी सबसे अधिक इस ज़ेटा समतल पर ही स्थित हैं। देश के बाकी प्रदेश में पर्वत, पहाड़ी श्रृंखलाएं, वादी आदि ही है ना। थोड़ी देर पहले मेरे दौरा किए प्लांटासे कंपनी के अंगूर के सबसे अधिक बागान इस समतल प्रदेश पर ही स्थित हैं। लगभग 23.5 वर्ग किलोमीटर वाले प्रदेश में उन लोगों के अंगूर के बागान हैं। पोर्टगोरिका के एल्यूमिनियम प्लांट को मिलाकर अनेकों बड़े व्यवसाय का केंद्र यह ज़ेटा समतल ही है। वह ज़ेटा के वातावरण को दूषित करने वाला सबसे बड़ा कारखाना है। कार पोर्टगोरिका शहर के बाहरी प्रदेश पहुंची है। देश की राजधानी के बाहरी प्रदेश। यहाँ से 10 किलोमीटर और जाने पर पोर्टगोरिका शहर के मध्य भाग पर पहुंचे जा सकते हैं। यह गोलुबोविची नामक प्रदेश है। गोलुबोविची ज़ेटा वैली का एक प्रमुख शहर है। 16,000 से अधिक जनसंख्या वाला एक प्रदेश। जनसंख्या में 62% लोग सर्ब वंशज हैं। मोंटेनेग्रियंस मात्र 27% ही हैं। इस यात्रा के दौरान मोंटेनेग्रो में अब तक दिखी भूप्रकृति नहीं है। यहाँ अब तक पर्वत, वादी, पहाड़ियाँ आदि ही नज़ारे थे, तो यहाँ एकदम समतल प्रदेश है, बिना उतार चढ़ाव के रास्ते। गोलुबोविची को पोर्टगोरिका का एक उपग्रह शहर कह सकते हैं। पोर्टगोरिका में काम करने वाले अनेकों लोग इस शहर में रहते हैं। पहाड़ी प्रदेशों में और समुद्र तटों पर स्थित मोंटेनेग्रियन शहर के साथ तुलना करने पर समतल प्रदेश के इस प्रकार के शहरों की सुंदरता थोड़ी कम लगी मुझे।
हमारे देश के एक साधारण शहर जैसा लग रहा है। पुरातनता, परंपरा पर आधारित इमारत के निर्माण शैली आदि कुछ भी नहीं है यहाँ। हमारी यात्रा जारी है।